हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल। नमस्कार। एक बार फिर से जो है आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर। आज जो है हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नए सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। मतलब अपन ने जो है इससे पहले कई और सब्जेक्टों के जो है और सब्जेक्ट्सों से रिलेटेड जो टॉपिक जो है उनका डिस्कस किया, लेकिन आज जो है एक नए सब्जेक्ट में जो है अपन पहली बार टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत जो है न्यूट्रिशन वर्ड से जो है करना ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन के बारे में पहले जानना ज़रूरी है कि आखिरकार न्यूट्रिशन होता क्या है, किसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या है। तो उन सब चीज़ों का जो है डाउट क्लियर करने के लिए आज जो है मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जुड़ जाएं, जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। उसमें कोई जो है आपके पैसे वगैरह लग नहीं रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार न्यूट्रिशन होता क्या है, किसे कहेंगे हम न्यूट्रिशन। देखो, जो न्यूट्रिशन वर्ड है बच्चों, इस न्यूट्रिशन को जो है इस वर्ड का मतलब होता है हिंदी में पोषण या पोषक तत्व। वाजिब सी बात है, हमारा जो मानव शरीर है वो जो है मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, और उसी की बदौलत जो है मानव शरीर में उपस्थित सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम जो है वो काम कर पा रहे हैं। तो वो ऑर्गन, वो सिस्टम जो है किसकी बदौलत चल पा रहे हैं? एनर्जी की बदौलत चल पा रहे हैं। और वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? जो भी डाइट आप लेते हैं, जो भी खाना जो है आप खाते हैं, उस खाने से जो है ये एनर्जी जो है हमारे शरीर को मिल रही है, और उस एनर्जी की बदौलत जो है हम सांस ले पा रहे हैं, और भी कोई फंक्शन कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है किसकी बदौलत हो रहा है? न्यूट्रिशन की बदौलत हो रहा है। तो आइए आज अपन शुरुआत करते हैं कि न्यूट्रिशन जो है आखिरकार क्या है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन जो है एक प्रकार की जो है एक साइंस की ही ये जो है एक शाखा है। आपने देखा होगा न्यूट्रिशन जो है उसके भी कई डिफरेंट डिफरेंट कोर्स चलते हैं, जिसमें जो है जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में भी जो न्यूट्रिशन से संबंधित बताने के लिए जो है वो न्यूट्रिशन वाले कोर्स करके और फिर जो है आते हैं, तो वो पेशेंट को गाइड करते हैं कि भाई आपको जो है ये बीमारी है, तो इस बीमारी के अनुसार अभी क्या खाना चाहिए, किस चीज़ से आपको परहेज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिट है और कौन सी चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है। तो न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? एक जो है विज्ञान की ही एक शाखा है बच्चों, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि खाना, फूड, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, ये जो है बॉडी में जो है जाकर के किस प्रकार से जो है ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसके माध्यम से ये खाना हमारे शरीर में जाकर के पचता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है, और इसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। हालांकि अपन जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिस्टम पढ़ाया था मैंने बच्चों आपको, जिसमें जीआईटी जो था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम अपन ने पढ़ा था, तो उसमें आपको पूरी एनाटॉमी और पूरी फिजियोलॉजी बताई थी कि आखिरकार किस प्रकार से जो है खाना हमारे शरीर में जाता है और किस प्रकार से उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। और फिर ये सब होने के बाद में उससे बचा हुआ जो वेस्ट कंटेंट है वो बॉडी से जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जो बचे हुए फूड सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए उपयोगी नहीं थे, एब्जॉर्प्शन उनका नहीं हो सका, उनको जो है बॉडी से एग्जिट कर दिया जाता है। ये जो है न्यूट्रिशन जो है वो हमारी जो स्वास्थ्य हैं उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसके बिना जो है संभव नहीं है कि हम जीवित रहें। हालांकि आपने सुना होगा कि पानी के बिना जो है व्यक्ति बहुत कम दिनों तक ज़िंदा रह सकता है, खाने के बिना वो जो है ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। लेकिन फिर भी आप ये मान करके चलें कि ज़िंदा रहना, डेथ हो जाना वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये मान करके चलें कि आपके बॉडी के जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उनको काम करने के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो पोषण जो है आपको खाने से मिलता है, और उन पोषक तत्वों के अध्ययन को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है हमारे शरीर को जीवित तो रखता ही है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन की बदौलत ही किसी भी व्यक्ति की बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उसके शरीर को एनर्जी मिलती है और उसके शरीर को इम्यूनिटी मिलती है। अगर न्यूट्रिशन वो प्रॉपर सही मात्रा में नहीं लेगा तो उसके शरीर में एनर्जी भी नहीं रहेगी और उसके शरीर में इम्यूनिटी भी नहीं रहेगी, जिसके कारण वो व्यक्ति जो है
बहुत छोटी मोटी बीमारियों से जो है मतलब नहीं लड़ पाएगा और वो किसी भी छोटी मोटी बीमारी का शिकार हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रिशन हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए तो रोल निभाता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए भी रोल निभाता है, हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए भी रोल निभाता है और किसी भी बीमारी से बचने में जो सहायता है वो न्यूट्रिशन ही करते हैं। अच्छा न्यूट्रिशन हमारे शरीर को जो है अगर मिलता रहे तो आपकी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूव आएगा और पूरी कम्युनिटी और पूरा यह इंडिविजुअल व्यक्ति जो है उसका स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। जब भी जो है किसी भी देश की जो है डेवलपमेंट वगैरह की डेवलपिंग वगैरह की जो स्टेज देखी जाती है तो उसमें आर्थिक स्थिति तो देखी ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर लोगों को जो है खाने के लिए कितना जो है टाइम टू टाइम खाना अवेलेबल है वो चीज़ भी देखी जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपना भरपेट खाना खा पा रहा है और जिसे सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, वाजिब सी बात है वो उनका जो है स्वास्थ्य भी, उनकी लाइफ भी जो है वो औरों से बेहतर रहेगी जिनको न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। फूड जो है, खाना जो है, उसके अंदर ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स जो है, अब होता क्या है ना बच्चों, कभी कभी किसी किसी को कौन सा खाना पसंद है, किसी को कौन सा खाना पसंद है, लेकिन खाना आप कैसा भी खाएं, लेकिन जो मानव शरीर को जो एक प्रकार से जीवित रहने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए जो खाना चाहिए, उसमें सारे ही पोषक तत्वों का सही मात्रा में मिश्रण होना चाहिए। हालांकि कई कई जो है हमारे देश में ऐसे भी निवास करते हैं लोग बाग जिनको एक टाइम का खाना ही नसीब होता है। कई ऐसे भी हैं जिनको कई प्रकार के एक ही दिन में व्यंजन मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य जब सही रहेगा जब उसको खाना जो वो खाएं उस खाने में सभी प्रकार के पोषक तत्व वो जब इंक्लूड करें, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में उसके खाने के अंदर उपस्थित होंगे तो वो बॉडी के अंदर जाएंगे, सही फंक्शन करेंगे और उस न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को होती है। जैसा उसका एज है, जैसा उसका सेक्स है, उसके हिसाब से जो है उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर पुरुष है ज़्यादा मात्रा में खाना खाएगा, महिला है कम मात्रा में खाना खाएगी, कोई बुजुर्ग है कम मात्रा में खाना खाएगा, कोई बच्चा है कम मात्रा में खाना, लेकिन एक जवान है उसे ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एज और सेक्स भी जो है उसकी जो है न्यूट्रिएंट्स की कंडीशन जो है उससे प्रभावित होती है। यहाँ तक कि फिजिकल लेवल ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल है, मतलब कोई व्यक्ति सारे दिन में कितना काम करता है, कितनी शारीरिक क्रियाविधि करता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि जो जितना मेहनत करेगा उतना जो है वो व्यक्ति जो है खाना जो है ज़्यादा खाएगा। शहर के जो रईस लोग हैं जो घरों से निकलते हैं, ऑफिस में जा कर के बैठ जाते हैं, जाते टाइम भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से कुर्सी पे से उठ कर के वो जो है वापस घर आ जाते हैं, उसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहीं न कहीं उन व्यक्तियों की जो है मानसिक एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन शारीरिक एक्टिविटी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण उनका वजन बढ़ता है, उनको भूख कम लगती है, उनके पास में खाने की कई सारे जो है संसाधन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो जो है ज़्यादा खाना नहीं खा पाते क्योंकि उनकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है वो कम है। लेकिन वहीं जो एक जो है मज़दूर जो गांव का जो है व्यक्ति जो है वो सारे दिन काम करता है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है, सारे दिन मेहनत खून पसीने से जो है कमाता है और बहुत सारा पसीना बॉडी से बहाता है। तो वो व्यक्ति जो है सुबह भी खा के आएगा, दोपहर में भी खाएगा और शाम को भी जो है उसके शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है बच्चों, वो जो है डिसाइड करती है कि आप कितनी मात्रा में खाना खाएँगे। इसलिए आपको जो है खाना अच्छा लगे, भूख सही मात्रा में लगे, उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई खाने के लिए ही आप जी रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आप खाना जो है इस प्रकार से खाएँ कि उसके अंदर जो है सभी पोषक तत्वों का जो है वो बैलेंस बना रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, एक ही विटामिन्स बढ़ाते जा रहे हैं, बाकी का कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको सप्ताह में जो है अलग-अलग प्रकार से जो है सब चीज़ें खानी चाहिए, जिसमें आपका प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले, तो सब प्रकार की बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए।
आगे अगर मैं बात करूं कि आखिरकार न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन की परिभाषा की अगर हम बात करें तो द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। मतलब जो न्यूट्रिशन है वो एक प्रकार से विज्ञान है किसका, खाने का, फूड का एक विज्ञान है जो रिलेट करता है या रिलेशनशिप जो है वो रिलेट करता है आपकी हेल्थ से, स्वास्थ्य से। आपके शरीर का स्वस्थ रहना नहीं रहना खाना डिसाइड करता है, और इस प्रक्रिया को, खाना किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसके अध्ययन को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। न्यूट्रिशन भी एक जो है विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत जो है हम स्टडी करते हैं कि खाना किस प्रकार से बनाना चाहिए कि उसके अंदर सभी चीज़ों का सम्मिलित रूप से, बैलेंस रूप से जो है सारी चीज़ें उसके अंदर सम्मिलित हो जाए, किस प्रकार से हम खाना बनाएं। बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब किस प्रकार से डिपेंड ये भी करता है, देखो अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग लाइफ स्टाइल के, अलग अलग प्रकृति के जो है लोग जो है उनको अलग अलग प्रकार के खाने की आवश्यकता होती है। जो कोई पेशेंट किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसके अंदर कोई विटामिन प्रोटीन की कमी है तो उसको जो है वो प्रोटीन और विटामिन की आवश्यकता है। लेकिन वहीं जो है कोई बच्चा जिसे जो है ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जिससे उसकी बॉडी का डेवलपमेंट हो, उसकी ग्रोथ हो, तो यहाँ पर बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब किस व्यक्ति को कौन से खाने की आवश्यकता है उसके हिसाब से जो है वो खाना बनाना चाहिए। इफ़ेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन हेल्थ एंड डिजीज़, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को ये खाना जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इस चीज़ को ध्यान में रख करके जो है आपको खाना बनाना चाहिए और अपने खाने में उन चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए। कभी कभार जो व्यक्ति जिस बीमारी से जो है सफ़र कर रहा है, उस बीमारी में जिस पोषक तत्व की कमी हुई है, उस पोषक तत्व की जो है उसकी डाइट में इंक्लूड करके उसको जो है बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। न्यूट्रिशन क्या है, आपके स्वास्थ्य से खाने का किस प्रकार से संबंध है, इस रिलेशनशिप के अध्ययन को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें खाना किस प्रकार से बनेगा, बॉडी की जो है रिक्वायरमेंट खाने की किस प्रकार से है, और किस व्यक्ति को, किस डिजीज़ कंडीशन के व्यक्ति को किस प्रकार का खाना चाहिए, इस चीज़ के जो है अध्ययन को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये थी इसकी परिभाषा। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन, आखिरकार न्यूट्रिशन के क्या उद्देश्य हैं, न्यूट्रिशन क्यों पढ़ना है हमें, न्यूट्रिशन मेडिकल में और न्यूट्रिशन वाले विभाग में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला कह रहा है टू सप्लाई एडिक्वेट एनर्जी ऑफ बॉडी फंक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटी। आपकी बॉडी जो है वो शांत तो बैठी नहीं है, भले ही आप बैठे रहें लेकिन फिर भी आपके ऑर्गन बहुत सारे जो है काम कर रहे हैं, और उनको काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी आपको खाने से ही मिलती है। जब आप सही हैं, स्वस्थ हैं, तो ये एनर्जी आपको खाने से मिल रही है। लेकिन जब आप बीमार होते हैं, भर्ती होते हैं, आईसीयू वगैरह में भर्ती हैं, तो उस दौरान यही एनर्जी आपको दवाइयों के माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है। जो पेशेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन पर चल रहा है, जिसको आईवी फ्लूइड वगैरह चल रहा है, या फिर पेशेंट ऐसे भी होते हैं कई जो एडमिट नहीं है लेकिन उनको कोई वीकनेस है, कमजोरी है, तो वो डॉक्टर साहब के पास में आते हैं, दिखाते हैं, तो डॉक्टर साहब उन बीमारियों का इलाज करने के साथ साथ उनको न्यूट्रिशन बैलेंस करने की भी डाइट देते हैं। मल्टीविटामिन की टैबलेट दे दी, A to Z सिरप दे दी, मल्टी मिनरल्स की कोई सिरप दे दी। तो ऐसी जो है वो क्यों दे रहे हैं उसको, ताकि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी हुई है, जिसके कारण उसकी बॉडी के अंदर वीकनेस आई है, जिसके कारण वो किसी बीमारी का शिकार हुआ है, वो बीमारी जो है सही हो जाए। और उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी जो है उसके न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, छोटा बच्चा जो अभी जिसका विकास हो रहा है, उसे कैल्शियम चाहिए उसकी हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए, उसे दूध पीना ज़रूरी है। अगर वो नहीं पिएगा, दूध वगैरह नहीं पिएगा, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहीं न कहीं न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए न्यूट्रिशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है टू मेंटेन एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू। हमारे शरीर में कई चीज़ें बनती है, कई चीज़ें बिगड़ती है, टाइम के साथ में बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो रही होती है,
और वो बन रही होती है, कोई डिजीज़ कंडीशन में, कोई चोट में भी कई सारी चीज़ें टूट रही होती है, लेकिन वो वापस रिपेयर होने का जो प्रोसेस है वो भी हमारे शरीर में खाने की बदौलत ही चलता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का घाव नहीं भर रहा, विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए भी उसको जो है क्या की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, वहाँ अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए न्यूट्रिशन का तीसरा चौथा जो है ऑब्जेक्टिव ये हो गया। टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस सच एज डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी का प्रोसेस बिना खाने के जो है सही सुगम परिस्थिति में चल सके ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आपका खाना खाना भी ज़रूरी है, बहुत अच्छा खाना खाना भी ज़रूरी है, और उस खाने अच्छा खाना मिल रहा है यही काफ़ी नहीं है, आपके शरीर का भी सही प्रॉपर डाइजेशन करना उसका ज़रूरी है। सही आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी का होना ज़रूरी है, तब जा कर के ये आपको खाना पचेगा, ये तब जा कर के आपके खाने में अवेलेबल अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स सही संजाम तक पहुँचेंगे। वरना कोई व्यक्ति खा अच्छा रहा है, बहुत अच्छा खाना खा रहा है, बहुत पैसे वाला है, अच्छी अच्छी डाइट खा रहा है, लेकिन वैसे की वैसे ही जो है जा रहा है, तो कोई मतलब वाली बात नहीं। टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी रेजिस्टेंट टू डिजीज़, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, आपके शरीर में जो कई सारी बीमारियां हैं उनसे लड़ने की ताकत आपके शरीर में बनाने के लिए अच्छे न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए न्यूट्रिशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स के क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं बच्चों, तो न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व जो है, उनको डिवाइड किया गया है, कई भागों में उनको बांटा गया है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे खाने के अंदर पाए जाने वाले हमारी ज़िंदगी के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। उसका जो पहला क्लासिफिकेशन आता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है उनका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है। मतलब हमें खाना तो खाना ही है, लेकिन उस खाने के अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में ही ज़रूरत है। नमक कोई आप बोरी भर करके थोड़ी खा लेते हैं एक डाइट में, एक चुटकी भर नमक जो है वो आपके खाने को स्वादिष्ट बना देता है, और साथ ही साथ आपको एक चुटकी भर नमक की ही आवश्यकता है डेली, जिससे अच्छा नमक जो है आप उसे, आजकल चल रहा है कि भाई नमक बहुत कम खाना चाहिए, या फिर जिम बिम वाले तो नमक वगैरह छोड़ भी देते हैं, बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। किसी बेवकूफ़ ने जो है भ्रांति फैला दी कि नमक से हड्डियां गलती है, ऐसा नहीं है। देखो अति जो है वो किसी भी चीज़ की बुरी है। अति तो अगर पानी की भी हो जाए तो पानी भी जहर बन जाता है, तो अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। लेकिन नमक के बिना काम भी नहीं चलता है। नमक, आयोडीन युक्त नमक जो है उस माँ को खाना चाहिए जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, क्योंकि अगर वो नमक इतनी सी मात्रा में चाहिए, लेकिन इतना सा नमक उसको अगर नहीं मिलेगा तो उसके पेट में पल रहे बच्चे का मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर वो आयोडीन नहीं खाएगी तो। अच्छा, आयोडीन नहीं खाएंगे, नॉर्मल भी व्यक्ति अगर जो एडल्ट है वो वगैरह नहीं खाएंगे तो उनको थायराइड की समस्या हो जाएगी, उनको गोइटर हो जाएगा, क्योंकि T3 और T4 को रेगुलेट करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप नमक वगैरह नहीं खाएंगे, आयोडीन नहीं लेंगे, तो आपको घेंगा रोग हो जाएगा, आपको गोइटर हो जाएगा, आपको गलगंड हो जाएगा। तो इस वजह से नमक खाना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाएंगे आप तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। अच्छा, जिन व्यक्तियों ने खूब ज़िंदगी भर नमक खाया है, अच्छे से दबा के खाया है, मिर्च मसाले वाले खाने खाए हैं, नॉनवेज खाया है, बढ़िया तेल मिला करके खाया है, अब वो 40 साल के 45 साल के हो गए हैं, उन्होंने ज़िंदगी का जो है जीभ से स्वाद लिया है। अब वो व्यक्ति जो है 30-40 साल तक बढ़िया नमक और मिर्च मसाले खा चुका है, और अब वो बीपी का शिकार हो चुका है, ब्लड प्रेशर उसको हो चुका है। तो अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई आपको नमक बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। तो इस दौरान तो हमें बंद या कम इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि अगर आप अब खाएंगे तो आपकी बॉडी में एडिमा होगा, सूजन आएगी, हाइपरटेंशन होगा, बीपी आपका बढ़ेगा। और नमक अगर जाएगा तो पानी को रोक करके रखता है, पहले ही आपके शरीर पे लोड बढ़ रहा है, पहले ही आपके शरीर में हाइपरटेंशन चल रहा है, दिल पे लोड बढ़ रहा है, ब्लड वेसल्स में दुनिया भर का पानी भरा है, ब्लड भरा है, फ्लूइड भरा है, एक्सेसिव फ्लूइड हो जाएगा। इसलिए नमक उस व्यक्ति का कम करना है जिसको बीपी भी कौन सा, हाइपरटेंशन। जिस व्यक्ति को हाइपोटेंशन होता है, बीपी कम होती है, उस व्यक्ति को जो है नमक खाने की सलाह दी जाती है ताकि उसके शरीर में पानी रुके, उसका बीपी बढ़े, उसके शरीर में फ्लूइड बढ़े। तो ऐसा नहीं है
अच्छा, जिम विम के जो है चक्कर में आप जो है बॉडी बनाने के चक्कर में नमक वगैरह बिल्कुल हटा देते हैं, तो वो भी जो है नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, आपका शरीर युवा है और आपके शरीर में जो है T3 T4 को रेगुलेट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को सही तरीके से काम कराने के लिए आपका नमक कम खाइए, ज़्यादा खाने को कौन कह रहा है, ठीक है ना। अति तो हर किसी चीज़ की बुरी है, तो ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों यहाँ पर कि जो आपका शरीर जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स जो खाने के अंदर उपस्थित जो पोषक तत्व है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है, और दूसरे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है, ठीक है ना। फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जिनका ज़्यादा मात्रा में खाने के अंदर उपस्थित होना ज़रूरी है। जो भी हम खाना खाते हैं ना, उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन चीज़ें ही होती है। चाहे आप 56 भोग खा लो, चाहे आप सब्जी रोटी खा लो, चाहे आप दाल चावल खा लो, चाहे कुछ भी खा लो, है ना। शरीर को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, आप कुछ भी खाइए उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल खाइए, कार्बोहाइड्रेट है, रोटी खाइए, कार्बोहाइड्रेट है उसमें। वो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देने का मेन स्रोत है, ठीक है ना। प्रोटीन, प्रोटीन भी आपके खाने के अंदर होता है। आप पनीर खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, आप नॉनवेज खा रहे हैं, इनके अंदर क्या है? प्रोटीन। आप अंडे खा रहे हैं, प्रोटीन। प्रोटीन क्यों है? ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। आपके शरीर की ग्रोथ होने के लिए, मोटा होते हैं उसे ही ग्रोथ मानते हैं ना तुम तो वो शरीर का जो है मोटा होना, मसल्स का बढ़ना। अच्छा, आपने जिम वाले भैया जो डिब्बे पकड़ा देते हैं उसमें प्रोटीन होता है, खिला खिला करके डिब्बा बना देते हैं आदमी को ना, तो वो प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन खाने से आपकी मसल्स की साइज बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, मैंने क्या कहा, अति हर किसी चीज़ की बुरी है। प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरी है, खाना है, आपके खाने के अंदर होना चाहिए। दाल है, पनीर है, अंडे हैं, ठीक है ना। और भी कई वेजिटेरियन चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन होता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोयाबीन के बीज, सोयाबीन में जो है वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर होगा तो उस व्यक्ति की मसल्स की साइज़ बढ़ेगी, टिश्यूओं की रिपेयरमेंट बढ़ेगी, जो टिश्यू टूटे हैं, डैमेज हुए हैं, वो बनने की दर बढ़ेगी। उसकी शरीर के अंदर हार्मोन्स सही रेगुलेट रहेंगे, एंजाइम्स सही तरीके से चलेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है बच्चों प्रोटीन। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। फैट, फैट आपके शरीर में ये भी जो है एनर्जी को जो है निरंतर बनाने के लिए, या एनर्जी ऐसे नहीं है कि आपको एक टाइम ज़्यादा मिल गई बिल्कुल फिर बाद में कम मिल गया, एनर्जी आपको निरंतर चाहिए, और निरंतर आपके शरीर में एनर्जी प्रदान करने का काम करता है फैट। फैट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स, कई विटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट में ही सोल्यूबल होते हैं, घुलते हैं, तो उनके लिए आपके बॉडी के अंदर फैट का पहुंचना ज़रूरी है। जितनी भी आप चिकनाई भरी चीज़ें खाते हैं उनमें फ़ैट पहुंचता है आपके शरीर में। बड़े बुजुर्ग गाँव में कहते हुए हैं कि भाई घी खाया करो, लेकिन दुनिया उसको गलत समझ गई। शहर में घी तो है नहीं, शहर में तेल से ही काम चलाया जाता है, तो दुनिया भर की चीज़ें तेल में ही बन रही है, तो तेल ज़्यादा खाते हैं। फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकंड इज़ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। आपको कार्बोहाइड्रेट भर भर के चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपको प्रोटीन भी भर भर के चाहिए खाने में, अगर आपके बॉडी की मसल्स वगैरह बनानी है, रिपेयर बनाना है टिश्यू को। आपको फैट भी अच्छी मात्रा में चाहिए, जब तक आपको बीपी, शुगर वगैरह की ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जाए, तो फैट भी आपको चाहिए। वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे पोषक तत्व जो कम मात्रा में आपको खाने के लिए चाहिए, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला आता है विटामिन्स, दूसरा आता है मिनरल्स। विटामिन्स का नाम सुना होगा आपने, अच्छे से सुन रखा होगा, आजकल हर कोई व्यक्ति जानता है कि भाई विटामिन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन्स है, इसमें ये खाना चाहिए, इसमें विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? आपके शरीर के अंदर इसकी ज़रूरत होती है और आपकी बॉडी को नॉर्मली चलाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये नहीं पहुँचे तो आपको कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। अलग अलग विटामिन्स की कमी से अलग अलग बीमारियां होती है।
तो विटामिन्स बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। अगर नहीं होंगे तो बीमारी हो जाएगी। मिनरल्स भी बहुत कम मात्रा में चाहिए आपके शरीर को, लेकिन अगर नहीं हुए तो इनकी कमी से भी बीमारी हो जाएगी। आपकी हड्डियों को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए, बनने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में चाहिए। आपके ब्लड के प्रोडक्शन के लिए आपको मिनरल्स की आवश्यकता होती है, कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉपर काम करने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है, लेकिन चाहिए। तो ये वो हैं जो बहुत कम मात्रा में चाहिए। फर्स्ट इज़ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। सेकंड इज़ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, चाहिए लेकिन बहुत कम मात्रा में। थर्ड आता है वाटर। देखो वाटर जो है वो भी आपके फूड का, आपके खाने का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। भले ही आप कितने भी जो है पकवान खा लीजिए, पर पानी वो जो है आपको चाहिए। तो पानी भी जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के तापमान को बनाने के लिए, आपने जो खाया है उसको पचाने के लिए, जो खाया है आपने उसका शरीर में एब्जॉर्प्शन होने के लिए, और जो बचा कुचा आपके खाने में से जो बचता है उसकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी है तो आपका शरीर है, जल ही जीवन है। आपके शरीर का 60 से 70% हिस्सा पानी ही है, इसलिए पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पानी का एब्जॉर्प्शन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये हम ऑलरेडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए पानी का आपके शरीर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। चौथा आता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स जो है उसमें आप रफेज वगैरह, मतलब आप ये मान कर के चलें कि जैसे आपको कभी कभार डॉक्टर्स ने जो है कई बार कहते सुना होगा कि भाई आपके खाने के अंदर जो है फाइब्रस डाइट इंक्लूड करो, फाइब्रस डाइट इंक्लूड करो। फाइब्रस डाइट क्यों? ज़्यादातर जो ऐसे पेशेंट जो कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं और जो कब्ज़ की शिकायत लेकर के डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं, उन व्यक्तियों को डॉक्टर साहब कहते हैं कि फाइब्रस अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करो। जो पहले के बड़े बुज़ुर्ग थे वो बहुत समझदार थे, बहुत ही समझदार थे। वो ज़्यादातर ये तेल मसाला वाली चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते थे। सब्ज़ी बनी है तो ठीक, नहीं बनी है तो वो जो है सुबह राबड़ी बना ली, दूध में मिला ली, दलिया बना लिया। आजकल भी क्या होता है, अच्छा वो जो है गंवार नहीं थे, एक्चुअल में गंवार हम हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं है और हम कचरा खाते जा रहे हैं, है ना। उस कचरे को जो है खाना बहुत अपनी जो है, मतलब बहुत अपने आप को वो समझते हैं। कॉलेज में जा कर के, WTP में जा कर के, या किसी बड़े शोरूम में जा कर के मोमोज बर्गर खा लिए, फास्ट फूड खा लिया, तो मतलब बहुत अपने आप को एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड समझते हैं। ऐसा नहीं है। जो पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, जो पेशेंट ज़िंदगी और मौत की जो है जंग के बीच में पड़ा हुआ है, जो लड़ रहा है, उसे किसी अच्छे पकवान की ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब किसी आईसीयू वाले पेशेंट के लिए, जो जिसके एनजी ट्यूब वगैरह लग रहा है, उसके लिए जब खाना पहुंचता है तो उसमें क्या पहुंचती है? ओनली खिचड़ी, लिक्विड टाइप, जो दाल से बनी है, चावल से बनी है। वो खिचड़ी क्यों? वो खिचड़ी जो है वो बॉडी के लिए सब कुछ है, ठीक है ना। बॉडी को और कुछ ज़्यादा मतलब चाहिए नहीं, जितना आप सोचते हैं उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। जीवित रहने के लिए हमें थोड़ी सी जो है दाल है, उसमें प्रोटीन है, थोड़ा सा चावल है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, बाकी जो है थोड़ा बहुत मिर्च मसाले जो है उसके अंदर डाल करके वो जो खिचड़ी जो शरीर में पहुंच रही है, उससे आईसीयू वाला पेशेंट्स भी या और कोई सीरियस पेशेंट भी क्या हो रहा है, अच्छे से रिकवर हो रहा है, ठीक है ना। कोई भर्ती पेशेंट, कोई एडमिट पेशेंट कोई ज़्यादा बहुत बड़ी भारी डाइट थोड़ी खाता है, सिंपल सी डाइट खाता है, लेकिन उसके अंदर जो है, और सिंपल क्यों, हमारे शरीर को चाहिए ही सिंपल, ये दुनिया भर की चीज़ें नहीं चाहिए जो आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो पहले के बड़े बुजुर्ग जो थे वो रोटी सब्जी से ज़्यादा फोकस करते थे दलिया पे। सुबह भी दलिया, शाम को भी दलिया, शाम को दलिया दूध से खा लिया, सुबह दलिया छाछ से खा लिया, ये उनका रहता था। तो उन लोगों में डाइजेशन वगैरह सही रहता था, क्योंकि वो फाइब्रस अपनी, अच्छा रोटी भी बनाते थे तो ऐसे नहीं है कि भाई साहब गेहूं की खा रहे हैं या बाजरे की खा रहे हैं, कई प्रकार के जो है उसके अंदर अनाज मिला लेते थे वो, सम्मिलित अनाज, गोजरा जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं। उसके अंदर थोड़े चने मिला लिए, उसके अंदर थोड़ी सी दाल मिला ली, थोड़े से जो है गेहूं मिला लिए, थोड़े से उसके अंदर चावल भी मिला लिए, बाजरा भी मिला लिया, मतलब 5-7 अनाजों का सम्मिलित रूप से जो बनता है आटा, उसे कहते हैं गोजरा। तो वो गोजरे का जो है वो खाना, रोटियां बना करके खाया करते थे। तो अच्छा, आजकल जो है
मैदा क्या है? मैदा जो है वो इन्हीं गेहूँ और चावल्स का बहुत बारीकी से पीसा गया जो है कंटेंट है। देखो, ये जो अनाज है बच्चों, ये जितने बारीक होते जा रहे हैं उतने ही आपके लिए, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते जा रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि ये मोटे रहें। ये मोटे रहेंगे तो ये उतने ही अच्छे हैं। मोटे रहेंगे तो उसकी रोटी नहीं बनेगी, चूरमा बनेगा। चूरमा और भी अच्छा है, रोटी से भी अच्छा है। अच्छा, और मोटे रहेंगे तो दलिया बनेगा, राबड़ी जिसे बोलते हैं, दलिया बनेगा, वो और भी अच्छा है। क्योंकि वो मोटा जब अनाज आप खाएंगे तो वो शरीर में पहुंचेगा तो उसके साथ में फाइबर भी पहुंचेगा। फाइबर क्या है? उस गेहूं के ऊपर, उस चावल के ऊपर पाई जाने वाली वो परत, जिसे हम बारीकी से पीस करके आटे में से निकाल देते हैं, उसका मैदा बना देते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, जितना बारीक होएगा उतना इंटेस्टाइन में चिपकेगा। आपको कचौरी और समोसा खाने का है, मैदे का बना है, खा लो आप, आपके इंटेस्टाइन में चिपकेगा। कॉन्स्टिपेशन के इनके शिकार होंगे आगे चल करके, होते भी हैं। फिर डॉक्टर बोलता है कि साहब आपकी डाइट के अंदर जो है आप क्या इंक्लूड करें? फाइबरस इंक्लूड करें। फाइबर क्या करेगा? वो जो है, अच्छा फाइबर क्या है? एक प्रकार से चारा मान लो आप। चारा तो अपन इंसान है नहीं खाते, लेकिन ये जो आप गेहूँ छानते हैं, रोटी बनाने से पहले आटा छानते हैं, तो उसके अंदर जो निकलता है ना ऊपर, एक्चुअल में वो जो है वो दिखता है ऐसा, लेकिन वो फाइबरस का बहुत अच्छा स्रोत है। उसे तो हम निकाल देते हैं, वो नहीं निकालना चाहिए। हालांकि कचरा आटे में हो तो उसे निकालना चाहिए, लेकिन फाइबरस को आपके खाने के अंदर इंक्लूड करेंगे तो अच्छा। ये जब आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो ये आपके डाइजेशन को सुगम बनाएगा, क्योंकि फाइबरस इंटेस्टाइन में पहुंच करके पानी को रोकता है, और पानी को रोकता है तो खाना, पानी और वो फाइबरस मिलकर के बल्क का फॉर्मेशन होता है। और जब बल्क का फॉर्मेशन होता है तो इंटेस्टाइन मूवमेंट के माध्यम से वो बल्क के रूप में आपका स्टूल इजीली आगे बढ़ता है। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती सुबह के टाइम। लेकिन अगर आप फाइबरस डाइट इंक्लूड वगैरह नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, कब्ज हो रही है, भूख नहीं लग रही है, जी मचला रहा है, उल्टी आने की संभावना हो रही है, डाइजेस्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपके कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए डाइट में फाइबर का होना ज़रूरी है। और आपकी गट की हेल्थ को सही रखने के लिए, गट की बोले तो जीआईटी की हेल्थ को सही रखने के लिए आपकी डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन ऑफ फूड आप सभी जानते हैं, खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं है, खाने के बिना ज़िंदगी नहीं है। कई लोग तो आए ही ज़िंदगी में खाने के लिए हैं, ठीक है ना। तो खाने के बिना वैसे जीना संभव भी नहीं है, खाना तो खाना ही है, लेकिन इतना ही खाना है जिनसे जीवित रहें। रावण बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा खा करके जो है बाहुबली बनने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही खाए, क्योंकि शरीर जो है मांगता भी इतना ही है। ज़्यादा अगर आप खाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा फैट खाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा डिपॉजिट होएगी बॉडी में, वजन बढ़ेगा। प्रोटीन खाओगे, मसल्स बढ़ जाएगी, हड्डियाँ गिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट खाओगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, आपको डायबिटीज़ और शुगर हो जाएगा। खाएं लेकिन जीने के लिए खाएं, है ना। तो इतना ही आपको जो है शरीर के लिए ज़रूरत होती है, इतना ही खाना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ द फूड में क्या आता है बच्चों? फिजियोलॉजिकल फंक्शन। आपके शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन, ग्रोथ और आपके शरीर का मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपका खाने के अंदर पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल फंक्शन, देखो अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें भूख लगेगी, भूख लगेगी तो फिर हमारा मन जो है किसी भी काम में नहीं लगेगा, हमारा ध्यान भूख पे ही रहेगा। जैसे लंच का टाइम होने से पहले बच्चों को भूख लगने लग जाती है, अपन सबको भूख लगने लग जाती है, तो अपना फिर ध्यान जो है किस पे जाने लग जाता है? खाने पे। तो इसलिए आपको इमोशनली वेलबिंग रखने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, आपकी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, और आपकी साइकोलॉजिकल फंक्शन के लिए भी जो है खाना खाना ज़रूरी है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तो खाने से ज़रूरी है ही, लेकिन साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से संतुष्टि भी आपको खाने से ही मिलती है। सोशल फंक्शन में खाने का, न्यूट्रिशन का कैसे? अलग अलग जगह पे जाते हैं तो अलग अलग तरीका, अलग अलग प्रकार के खाने से आपकी मनवार होती है। अपने राजस्थान की हम बात करें तो दाल बाटी चूरमा खा के हो जा सूरमा, यहाँ का अच्छा खाना है। अच्छा, दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थान का हो सकता है, कहीं और जगह का कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो खाना जो है अलग अलग जगह पे, अलग अलग कल्चर में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन
जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जिस व्यक्ति के शरीर में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस प्रकार से जो है खाना होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों पहला कह रहा है मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग। आपके शरीर को अच्छा बनाने के लिए न्यूट्रिशन का होना आवश्यक है। प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़। अगर आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी होएगी तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। माल न्यूट्रिशन को हिंदी में कुपोषण कहते हैं, ठीक है ना। डेफिशिएंसी, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी जो है वो आपके शरीर में किसी बीमारी का कारण बन सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़। रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइफ स्टाइल और डिजीज़ सच एज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी। आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो खाने से प्रभावित होती है, न्यूट्रिशन से प्रभावित होती है। ज़्यादा खाएंगे मोटापे का शिकार होएंगे, नमक ज़्यादा खाएंगे हाइपरटेंशन का शिकार होएंगे, ग्लूकोज ज़्यादा खाएंगे डायबिटीज़ का शिकार हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं आपका खान पान निर्धारित करता है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी आगे चल करके होएगी। एसेंशियल ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन। खाना जो है कुछ स्पेशल कंडीशंस के दौरान उसकी सही बैलेंस मात्रा में आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए प्रेगनेंसी, जो महिला माँ बनने वाली है, जिसके पेट के अंदर कोई बेबी पल रहा है, उसे खाने की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल महिला की तुलना में, नॉर्मल पुरुष की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके शरीर में एक और जीव है जो पल रहा है, तो उसके खाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे बैलेंस्ड डाइट देनी चाहिए, उसे अच्छी डाइट देनी चाहिए जिससे उसका बेबी हेल्थी हो और आगे चल कर के कुपोषण का शिकार नहीं हो। जो माँ दूध पिला रही है उसका भी जो है भूख वगैरह ज़्यादा लगेगी एक नॉर्मल महिला की तुलना में, क्योंकि उसके शरीर में से दूध बन रहा है। लैक्टेशन मदर, दूध पिलाने वाली माँ जो है उसको भी अपनी बैलेंस्ड डाइट रखनी चाहिए। चाइल्डहुड, बचपन के दौरान बच्चों को सभी चीज़ें खिलानी चाहिए। चॉकलेट, चिप्स, मिठाई, पैकिंग चीज़ें, इन सब से दूर रखना चाहिए। बच्चे को घर की चीज़ें खिलानी चाहिए, ताज़ा चीज़ें खिलानी चाहिए और ऐसी चीज़ें खिलानी चाहिए जिसके अंदर बैलेंस में जो है न्यूट्रिशन हो। ओल्ड एज, बुजुर्ग व्यक्तियों को भी जो है अलग प्रकार की डाइट जो है उनको शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। वो आपकी तरह तड़क भड़क वाला खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खा सकते। उनको जो है खाना चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जिसके अंदर ठीक ठाक मात्रा में, सही सब बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन भी अवेलेबल हो। खाना रहेगा तो आप माल न्यूट्रिशन से बचे रहेंगे, और अगर खाने का बैलेंस बिगड़ा तो आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। कुपोषण जो है उसमें कई चीज़ें हो सकती है। माल न्यूट्रिशन जो है वो आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है, या फिर इम्बैलेंस भी हो सकता है। बैलेंस में नहीं है तो वो माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। माल न्यूट्रिशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज़ द अंडर न्यूट्रिशन, सेकंड इज़ द ओवर न्यूट्रिशन। जो व्यक्ति अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब उनकी बॉडी को जितनी मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता है उतनी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अंडर न्यूट्रिशन कहलाएंगे और आगे चल करके पीईएम का शिकार हो जाएंगे। पीईएम न्यूट्रिशन की एक बहुत बड़ी बीमारी है बच्चों, जिसे कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अभी तो भारत देश जो है तरक्की कर रहा है, अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम पहले की तरह नहीं रहे हैं, लेकिन आज से अगर 20 साल या 50 साल पहले की बात करें तो कई बच्चे जो है भारत में भी कुपोषण के शिकार हुआ करते थे। आजकल अफ्रीका जैसे देशों में देख लो आप, जिसमें वो बच्चे जन्म तो ले लेते हैं लेकिन कुपोषण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उतनी मात्रा में वहाँ पर संसाधन अवेलेबल नहीं है, खाना अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन, एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन के कारण आपका मोटापा बढ़ता है, आपकी बैलेंस कोई डाइट है नहीं, कुछ भी खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, हमेशा खाने के लिए ही दुनिया में आए हैं, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा और डाइट से रिलेटेड कोई क्रोनिक डिजीज़ हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उस खाने में कोई चीज़ तो है जो ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में पहुंच रही है, और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा पहुंच रही है तो आप ये भी मान करके चलें कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी भी हो रही होगी। तो ये था बच्चों माल न्यूट्रिशन। तो आज अपन ने बच्चों डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन खाने में क्या योगदान डालते हैं, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिशन अगर नहीं मिला उनकी कमी से क्या हो सकता है,
ये सारी चीज़ें आज अपन ने पढ़ी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार। थैंक यू।